हमारी क्लास है वो प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, आज हम लोग तीसरी पेपर को लगा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पर डे आपको 100 क्वेश्चंस का एक सेट मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ अभी नहीं डाल पा रहा हूँ, थोड़ा सा इसके लिए मैं कोशिश करूंगा आज ही कर दूं, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है। आज ही पीडीएफ आज का ही डाल दूंगा ग्रुप में, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3000 प्रैक्टिस से क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल आप सबने 2 दिन से देखा है, तो थोड़ा सा आज का क्वेश्चन लेवल जो होगा वो मीडियम पे होगा। कल का क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल पे था, तो इसी तरीके से हाई और मीडियम को लेके चलेंगे। कल वाली जो क्लास जिन्होंने नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर चले जाएं और वहाँ पर देख ले, पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कल का वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। देखिए, मैं सिर्फ क्वेश्चंस को कराता नहीं हूँ, आपको ये भी बताता हूँ साथ ही साथ कि क्या रणनीति अपनानी चाहिए जब हम पेपर को सॉल्व या क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ये रणनीति आपको सब नहीं बताएंगे, या जो भी लोग हैं उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। बस आपने पैसे दिए और आपका उन्होंने बस क्वेश्चन दे दिया, उनका काम खत्म। लेकिन मैंने वहां पर थ्योरीज के बिहार पर आप लोगों के लेवल पर आके उसको सॉल्व किया। जैसे कल एक क्वेश्चन था कि जो टेनिस एल्बो वाला और टेंडन का था, फिर यहाँ पे स्ट्रेन भी दिया था। अब लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन को याद कर लेते हैं कि स्ट्रेन टेंडन है, लेकिन वहां पे ऑप्शन में क्या दिया था कि टेंडन, जो टेनिस एल्बो है वो टेंडन की चोट है, और स्ट्रेन जो है वो मसल्स की चोट में उसको कैटेगरी में रखेंगे। तो इस तरह की जो कंफ्यूजन होती है, तो हमने इस सबको स्मार्ट तरीका बताया आपको। देखिए, स्मार्ट बनना सीखिए। और आप अगर सब चीज मैंने कल आपको बताया है उसमें, है ना, बस जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें। बैचेस अभी ऑन है, कल से ये नया बैच मतलब हमारा शुरू हो गया है। ठीक है, कल से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। नया बैच आज ही मैं एक तरह से मानिए कि हम चला रहे हैं, किसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये मान के चलिए कि जब तक आपका EMRS का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक ये क्लासेस चलेंगी, प्रैक्टिस सेट चलेगा। अब चाहे जितने क्वेश्चन हो जाए, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी को गुड इवनिंग है और सभी का वेलकम है। ठीक है, क्लास जो मैं ले रहा हूं, इसकी जो फीस है मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, क्लास की जो फीस है वो आपकी 500 रुपीज है। अब बताइए, 1.5 महीने आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तकरीबन 4,500 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आप इतना भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए नए नए क्वेश्चन को ढूंढ के लाना, उस पैटर्न को बताना, साथ ही साथ आपको गाइड करना, क्वेश्चन से कंफ्यूजन को दूर करना। अगर आप इस सब चीजों को भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर अगर आप ये नहीं दे सकते हैं, तो फिर आप सेल्फ प्रैक्टिस करके चीज़ों को नहीं ज़्यादा सीख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। मैंने भी सेल्फ प्रैक्टिस करके सीखा था। मेरे पास जब मेरे समय में था तो कोई पढ़ाने वाला था भी नहीं, इस तरह से चैनल नहीं चलते थे। तो मैंने जो मुझे नौकरी पानी चाहिए थी 2014-15 में, वो मैंने 17 में नौकरी पाया। क्यों? बस इसी कारण से पाया था, क्योंकि मेरे पास मेरे को बताने वाला कोई सीनियर नहीं था। मेरे पास मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि कहाँ पे कैसी गलतियां होती हैं। तो वो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, आपके वही एक्सपीरियंस के बारे में ही जो मेहनत कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस का ही समझ, एक तरीके से आप मुझे गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। चलेंगे हम लोग अपनी क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये है हमारा कि अकॉर्डिंग टू जेई पार्क विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इनमें से कौन सा जेई पार्क के अनुसार हेल्थ एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है?
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट, देखिए मैं बता दूं आपको, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में, ठीक है, 2016 के नवोदय विद्यालय में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, जजिंग द पीपल, जजिंग द पीपल, ठीक है, पीपल को जज करना, लोगों को न्याय देना, ये हेल्थ एजुकेशन का कार्य नहीं होता है या उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आप जरूर बताइएगा लास्ट में मुझे कमेंट करके कि क्या आपको जो क्वेश्चंस मिला है उसमें आपने कितने क्वेश्चंस को, नए क्वेश्चंस को देखा। सभी जगह पे अभी क्या चल रहा है, सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है, सभी लोग पुराने क्वेश्चंस को इधर से उधर कॉपी करके इसमें दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। नए क्वेश्चंस का मतलब है कि वाकई आपको नई चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पर्पस ऑफ हेल्थ प्रोग्राम, स्कूल में जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। टू कन्वे द चाइल्ड अबाउट पब्लिक एंड पर्सनल हेल्थ आइडिया, ठीक है, बच्चों को सार्वजनिक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य आदर्श के बारे में बताना, बच्चों को अच्छे और खुश रहने की इच्छा को प्रेरित करना, विद्यालय में साफ सफाई को समुचित व्यवस्था करना। बताइए फटाफट इसका आंसर। सभी होगा सर। डी। देखिए आपको दो ऑप्शन सही लग रहा है, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब दो ऑप्शन सही लगे, तीसरा आपको सही नहीं लगे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अगर ऑल ऑफ द एबव दिया है तो सीधे से ये मार देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, समझ गए, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर डी वाला सही। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में, नेम ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज दैट हैव लेड टू द स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीज, उन मानवीय गतिविधियों के नाम बताइए जिनके कारण नई बीमारियां फैलती हैं। वन्य जीव, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, सर डी होगा इसमें। डी। डी। तो जब आपको दो ऑप्शन सही लगता है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस आपका ये हमारा से पूछा गया है, मतलब सॉरी, ऐसे क्वेश्चंस आपके नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है? यस सर आता है ना? तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके सामने लाए हैं। अच्छा, ऐसा है कोई इससे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ा है? नहीं सर। ये सारे क्वेश्चंस आपको नए पैटर्न पे मिलेंगे, बस यही बात बताना चाहता हूँ। आगे है, क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायरमेंट बाय बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, मतलब शरीर में भोजन की मात्रा की आवश्यकता किस पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती। सी ऑप्शन सर। सी। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, मूड और टेस्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हमारा जो भोजन की आवश्यकता होती है वो मूड और टेस्ट पर डिपेंड नहीं करती, डिपेंड करती है कि हम कितना खा रहे हैं। तो एज और सेक्स के हिसाब से लोग अलग अलग, सबकी डाइट होती है, हाइट और उसकी बॉडी बिल्ड पर डिपेंड करता है, मोटा होगा तो ज़्यादा है, वर्क एंड रेस्ट कितना काम कर रहा है उसके हिसाब से वो ज़्यादा खाता है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो मूड और टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। सी सर। ड्रीम ऑफ सोर्स ऑफ नॉइज, ऑफ नॉइज, ड्रीम ऑफ नॉइज, ये आपका सी सर। ये माइक कैसे ऑन हो रहा है मेरा? सर किसी का ऑन हो रहा है, बॉबी जी हैं कोई। हाँ, तो ड्रीम ऑफ नॉइज, ठीक है, मतलब सपनों का शोर या सपने में शोर होना, किसी प्रकार का नॉलेज, अरे किसी प्रकार का नॉइज पोल्यूशन में नहीं आता है। सपनों में शोर आप नहीं मान सकते नॉइज पोल्यूशन है। नेक्स्ट है, फुल फॉर्म ऑफ वाडा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सब लोग इसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, डी ऑप्शन। एजेंसी, ठीक है। आप लोग भी थोड़ा शांति एरिया में बैठा कर जैसे मैं बैठता हूँ, ताकि आप सर माइक ऑफ करवा दीजिए सर। ठीक है। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, देखिए बीच बीच में ऐसे ही क्या क्वेश्चंस आपको थोड़े हल्के भी मिलेंगे,
रेशियो मैंने आपको बताया हुआ था कि 60 क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल का होगा। मॉडरेट मतलब कि अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है तो आप उसे कर ले जाएंगे। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके इजी लेवल पे होंगे। बाकी जो 10 से 15 क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो होंगे थोड़े से अलग लेवल पे। जैसे अभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 था, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे ये दिक्कत पैदा करते हैं, क्योंकि ये 60 क्वेश्चन जो तैयारी कर रहा है वो सब सही करेंगे, इजी वाले भी सब लगभग सही करेंगे, लेकिन ये 15 से 20 क्वेश्चन में ही मेन फाइट होती है। अगर आप इनको गलत कर देंगे और इनको ही करने का तरीका आपको नहीं पता है तो आप रेस से बाहर हैं, जॉब से बाहर है, यही तरीका है। नेक्स्ट है, नैर्कोटिक ड्रग्स आर यूज्ड बाय द एथलीट्स। नैर्कोटिक्स कौन लेता है, कैसे नशीले पदार्थ होती है? पेन किलर्स, एनर्जी बूस्टर, वेट एनर्जी मेंटेनर बूस्टर या होगा हंगर कंट्रोलर? पेन किलर्स। ठीक है, जिसके भाई शोर आ रहा है वो अपना माइक ऑफ कर ले। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है क्लास को थोड़ा सही बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है, विटामिन के हेल्प्स ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग सर। ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। तो विटामिन कौन सा है? विटामिन जो है के होता है। अगर प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन, और तत्व वो पूछा जाए आपसे, कैल्शियम, मिनरल्स पूछा जाए तो, कैल्शियम। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में बनने वाला समय कितना होता है, कितना समय लगता है ब्लड क्लॉटिंग होने में, बंद मतलब पूरा बनने में, प्रोसेस होने में? बताया हुआ है। 5 सेकंड। सेकंड नहीं लगेगा, सेकंड में कैसे हो जाएगा? क्या तुरंत चोट लगते ही आगे 5 सेकंड में ब्लड बंद हो जाता है? मिनट में होगा, 5 मिनट। 4 5 मिनट मिनट में। है। ठीक है, सर इसके एक प्रोसेस मतलब को एवरेज माना जाता है 4 मिनट के आसपास। ठीक है, एवरेज टाइम। ठीक है, एक एवरेज निकाला गया है, ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, एज पर WHO एडल्ट ओबेसिटी BMI ग्रेटर देन इक्वल टू। आप किसको कहेंगे कि ओबेसिटी पर्सन या ओबेस पर्सन है? जब उसका BMI कितने के ऊपर होगा तो? 30 से ऊपर। 30 सर। 35 सर। 30 से ऊपर। 30 से ऊपर को हम मानेंगे आपका कि वो एडल्ट को ओबेसिटी है। ठीक है, फॉलोइंग एमंग द गिवन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन। इनमें से कौन सा वो है जो कि हेल्थ एजुकेशन का सिद्धांत नहीं माना जाता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चंस नोट करके आजकल बहुत आते हैं एग्जाम्स में, आपने देखा भी होगा। कौन सा हेल्थ एजुकेशन का सिद्धांत नहीं होता है? डी। ऑप्शन नंबर डी, सिम्टम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा है, स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्पोर्ट्समैन। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय whom? किसके द्वारा दिया गया है? मैथ्यू ए। मैट ट्रेजो, या मैट ए सर ए। समझ गए? तो मैंने बताया था, अगर पेडागोजिकल पूछेगा मतलब ये बोलेगा कि स्पोर्ट ट्रेनिंग इज द पेडागोजिकल प्रोसेस। ठीक है, हरदयाल सिंह। अच्छा, अब नेक्स्ट गेट मिला दे, मच्छर घुस जाए। सर माइक ऑफ करवा दीजिए, सर हो रहा था। अरे माइक बंद कर लीजिए, भाई लोग इतना आवाज करेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इन एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग। एक्सटेंसिव इंटरवल क्या होता है, पता है आपको? एक्सटेंसिव इंटरवल में ये जानिए कि जो एक्सटेंसिव इंटरवल होता है तो उसमें क्या होता है, जैसे हम उसमें जो डिस्टेंस होगा और जो हमारा लोड वॉल्यूम होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। किससे? इंटेंसिव से ज्यादा होता है एक्सटेंसिव। ठीक है, क्या होगा? ये लोड वॉल्यूम ज्यादा होता है, यानी उसमें जो हम बाई पार्ट में परफॉर्म करते हैं ना, ऐसे हमको मतलब जैसे उसमें हम एक ट्रैक, जैसे मान लीजिए हमको 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो अगर इंटेंसिव होता है तो उसमें हम क्या बनाते हैं, 200 मीटर का ट्रैक बनाएंगे एक बार में। और अगर वही एक्सटेंसिव हो जाता है तो वहां पाथ कितने का बनेगा? कम से कम 400 मीटर का बनेगा। समझ गए बात को? यानी एक पार्ट जो आप दौड़ने का बनाएंगे, बाकी 400 रेस्ट का भी पार्ट बनाएंगे। तो वर्कआउट एंड रेस्ट, इसी को हम कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग।
इसी में ही एक्सटेंसिव मतलब है कि आपका जो डिस्टेंस होगा वो एक्सटेंड होगा, जो बाई पार्ट में डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं वो एक्सटेंड होगा, बड़ा होगा। तो इस ट्रेनिंग मेथड में इंटेंसिटी कैसी होनी चाहिए? अगर बड़ा है तो इंटेंसिटी कितना रखेंगे आप? नॉर्मल। C sir, 40 to 45. सर 50 से 60%। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ठीक है, डी। और अगर आपका छोटा होगा तो अगर 25 मान से लीजिए इंटेंसिव कर रहे हैं तो सर फिर 70 से 80 हो जाएगा। जी गुड, 70 से 80 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात जी करेंगे सर। रेस्ट पीरियड बिटवीन टू स्प्रिंट्स इन एन एग्जांपल ऑफ। अभी मैंने स्पोर्ट ट्रेनिंग पढ़ाया था थ्योरी में आप लोगों को, तो वहां बताया हुआ है कि अगर दो रिपीटिशन के बीच में एक बीच में मिलता है रेस्ट, उसको क्या कहते हैं? लोड डेंसिटी। Density. लोड डेंसिटी, ठीक है, गुड। और लोड वॉल्यूम क्या होता है? लोड वॉल्यूम होता है टोटल वर्कआउट इन ड्यूरेशन, ठीक है। मूवमेंट ड्यूरेशन क्या होता है? ये अलग चीज है। मूवमेंट इंटेंसिटी क्या होती है कि अपना 100% बेस्ट पॉसिबिलिटी का कितना परसेंट एफर्ट लगा रहे हो, डिग्री ऑफ एफर्ट को कहा जाता है इंटेंसिटी, ठीक है। आइए आगे बढ़ेंगे। प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक इज यूज्ड। Flexibility. ठीक है, तो देखिए आपके सारे मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। क्या है? क्वेश्चन का लेवल क्या है? मॉडरेट है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैलेंट इंडिकेटर? ये आपको नया मिला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैलेंट इंडिकेटर? एबिलिटी टू टॉलरेट लोड? नहीं, ये तो नहीं होगा। परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी, रेट ऑफ इंक्रीज इन परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द एबव? C. सी सर। इसका D होना। इसका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑल ऑफ द एबव। थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा था। तो परफॉर्मेंस में स्टेबिलिटी है और रेट ऑफ इंक्रीज इन परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये आपका टैलेंट इंडिकेटर का काम कर रहे हैं ना, कि आपके अंदर टैलेंट है, क्योंकि आपकी क्षमता का विकास लगातार हो रहा है। विच ट्रेनिंग साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड वीकली साइकिल? C. माइक्रो साइकिल। माइकल साइकिल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोमेटिक फंक्शनल सिम्टम ऑफ ओवरलोड? सोमेटिक का मतलब क्या है? थकना सर, जो बताते हैं कि चेहरे पे पसीना आना, गला सूखना। हाँ। सर डी होगा इसका। जो सिम्टम्स आपके फंक्शनल मतलब जो सिम्टम्स आपके फिजियोलॉजिकल, जैसे आपने कोई वर्कआउट किया, वर्कआउट करने के बाद आपके फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स जो भी रिएक्ट करेंगे, जैसे उनके अंदर हीट आ जा रहा है, हीट उत्पन्न हो रहा है, पसीना आपको निकल रहा है, चेहरे आपके लाल हो रहे हैं, ये सब क्या है? गला आपका सूख रहा है, ये सब क्या होता है? सोमेटिक सिम्टम्स होती है। समझ में आई बात? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ डाइजेशन भी होगा, मतलब क्यों नहीं होगा, ठीक है। लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ एपेटाइट, ओवरलोड की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा यहाँ बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी? इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्षमता है? मूवमेंट एबिलिटी, लोकोमोटर, एक्सेलरेशन या कपलिंग? कपलिंग है। D. ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये तीनों आपके किसके हैं? स्पीड के। स्पीड के टाइप्स है, ठीक है। इज द एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ स्ट्रेटजी प्रैक्टिस? इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटजी प्रैक्टिस को क्या है? स्किल होती है, टैक्टिक्स होती है, स्टाइल है? स्ट्रेटजी क्या होती है? टैक्टिस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। स्ट्रेटजी एक प्रकार की टैक्टिक्स होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे ट्रांजिशनल पीरियड एम्स एट, ट्रांजिशनल पीरियड रिकवरी।
ऑप्शन Recovery. नंबर रिकवरी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट आइटम्स मेड अप ऑफ द बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट। बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट का आइटम बताइए। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिगजैग रन और मेडिसिन बॉल पुट। 1 2 5। Shuttle run नहीं होता है सर। हाँ, Shuttle run जी, नहीं सर। होता केवल। नहीं, हर्डल रेस भी नहीं होता है। जी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोटर स्टंट्स डज द मैथनी जॉनसन मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट। मोटर एडुकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है मोटर फिटनेस, जनरल मोटर एबिलिटी। तो इसका मैंने डेफिनेशन आपको अलग अलग बताया है, मेरी बुक में भी आपको मिलेगा। वहां मैंने डिफाइन किया हुआ है कि अलग अलग चीजें जो एबिलिटी के लिए अलग अलग टेस्ट कराई जाती है, इनका मतलब क्या होता है। पहले तो इनका मतलब समझना चाहिए। मोटर एडुकेबिलिटी का मतलब होता है, मोटर मतलब हमने आपको हमेशा बताया है कि जब भी मोटर वर्ड आएगा तो आपको क्या वर्ड निकालना है उससे? मूवमेंट। मूवमेंट। तो एडुकेबिलिटी यानी शिक्षा, मूवमेंट की शिक्षा है। तो आपको नए नए पैटर्न पर कोई डिफिकल्ट मूवमेंट कराया जाए तो उस मूवमेंट को आप कितना जल्दी सीख पाते हैं, एडुकेट कर लेते हैं। मतलब आपकी बॉडी की कितनी अच्छी क्षमता है कि आपको नए पैटर्न के मूवमेंट कराए गए और कितना जल्दी उस मूवमेंट को आपने परफॉर्म कर लिया। उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? मोटर एडुकेबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, इसका जो राइट आंसर होगा सी। जॉनसन मोटर एडुकेबिलिटी 8 इसमें होते हैं आइटम्स। ठीक है, नहीं, जिसको नहीं पता है वो जाकर देख सकता है, मैंने बुक में दिया हुआ है इसको। काइनेंथोपोमेट्रिक टेस्ट आर यूज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। काइनेंथोपोमेट्रिक का मतलब क्या है और एंथ्रोपोमेट्रिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? देखिए, काइनेंथ्रो में आपका वर्ड आ गया काइनेटिक, और गति काइनेटिक करते वर्ड हैं। आप जानते हैं कि किसका मतलब किसका होता है? गति के साथ मूवमेंट करता है। मोशन का। ठीक है, तो और एंथ्रोपोमेट्रिक क्या है? एंथ्रोप मतलब क्या होता है? एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन। मानव मापन। ठीक है, और उसका मेजरमेंट। यहाँ पर काइनेंथोपोमेट्री है, मतलब वही चीज बता रहा है, लेकिन जब ह्यूमन मूवमेंट कर रहा होता है उस मूवमेंट के दौरान, ठीक है, उसकी स्टडी करना, मेजरमेंट करना, मूवमेंट करा के इसकी स्टडी करना, तो दैट इज कॉल्ड अ काइनेंथोपोमेट्रिक। देखिए, मतलब अगर हम नहीं जानते हैं तो एक बात यकीन मान के चलिए कि आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे क्या? तो आप लोगों का थोड़ा सा थ्योरी भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आप आंसर। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने का मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जो लोग इसको नहीं जानते हैं या नहीं पढ़े हुए हैं उनको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे इनको करना चाहिए। आपके दिमाग में काइनेंथोपोमेट्री को मैंने बता दिया। अब देखिए, इसमें जो मूवमेंट की बात कर रहा है, टू स्टडी न्यूट्रिशनल स्टेटस, क्या ये सही है? नहीं। नो सर। ठीक है, टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सही है। बी होगा सर। दूसरा सही है सर। पहला सही नहीं है। पोषण की स्थिति का अध्ययन करने के ठीक है, टू लिए स्टडी पहला इफेक्ट सही नहीं ऑन है सर। हेल्थ, ये सही है। दूसरा सही नहीं है। डिटरमाइन बॉडी फॉर्म, सोमेटोटाइपिंग। ठीक है, तो ये आपका एक हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको। पहले तो मान लीजिए आपको इसमें जो सबसे स्ट्रांग लगता है, सबसे स्ट्रांग जो लग रहा है कि ये हम जो कराते हैं काइनेंथोपोमेट्रिक, ये हेल्थ के बारे में भी पता लगाता है कि इफेक्ट ऑफ द हेल्थ क्या होगा मोशन का। ठीक है, तो 3 हमको सबसे सही मिला। तो हमको सबसे पहले वो ऑप्शन छांटना है जो कि 3 नहीं है। उल्टा करिए, जो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को करने के बाद सबसे पहले आप इनको बताइए, एक स्ट्रांगली स्टेटमेंट दिमाग में बताइए कि सबसे पहले कि ये 3 तो होगा ही होगा, या फिर एक स्ट्रांगली डिसएग्री में बताइए कि ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमने 3 नंबर दिया कि ये एकदम हो सकता है, तो जहां 3 नहीं उसको काट दीजिए
ऑप्शन नंबर डी में देखिए 3 नहीं है। दूसरा है, ये बता रहा है कि द डिटरमाइन द बॉडी फॉर्म, ये भी एकदम सही बोला। तीसरा और चौथा जिसमें है वो सही है, इसमें भी तीसरा चौथा है, इसमें भी तीसरा चौथा है। अब दूसरा वाला और पहले वाले में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चंस में हम क्या देखेंगे कि न्यूट्रिशनल स्टेटस तो मान सकते हैं कि हो सकता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कैसे मेजर करेगा? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंथ्रोपोमेट्रिक के अंदर आएगा, ठीक है, कारेंथ्रो में नहीं आएगा। तो 1, 3 और 4 ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। हाँ सर, ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट मेजर नहीं हो सकता। ठीक है, ये आप इसको ध्यान देंगे। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 34, सेलेक्ट द टेस्ट रेफर टू एज द मिनिमम स्ट्रेंथ टेस्ट फ्रॉम द लिस्ट बिलो। ठीक है, आप बताना है आइडेंटिफाई द टेस्ट आइटम्स कंप्राइजिंग द रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट बैटरी। रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं आपको ये बताना है, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएगा आपका? हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं होगा बस। है, लेग स्ट्रेंथ होता है और बैक स्ट्रेंथ होता है सर। आर्म नहीं होता है। तो 1, 2 और 4 बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? 1, 2, सी हो 4। जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। लेकिन ये आप पढ़े रहेंगे तब तो आप निकाल पाएंगे, बहुत कठिन नहीं है प्रश्न ये। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस टेस्ट? टोटल पल्स रेशियो, कैनेडियन, मैथनी जॉनसन, नेशनल। ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे, ठीक है। टोटल पल्स रेशियो एकदम सही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सी ब्रोहा। ठीक है। नेक्स्ट है द रेक्टेंगुलर साइज टारगेट साइज ऑफ जॉनसन बास्केटबॉल थ्रो। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये थोड़ा सा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बास्केटबॉल थ्रो जो होता है किसके लिए? जॉनसन बास्केटबॉल थ्रो में, उसमें जो रेक्टेंगल बनाया जाता है ना, ऐसे 3 बनाए जाते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, बनाए जाते हैं ऐसे। तो इसमें साइज पूछ रहा है, ठीक है, इसमें साइज पूछ रहा है, तीनों के साइज पूछ रहा है। डी होगा सर इसका। देखिए 40 गुणे 25 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखिए आंसर कैसे निकालना है ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका दूसरा एकदम मुझे करेक्ट लग रहा है। तो जहां पे 2 नहीं है उसको काटिए, क्योंकि चारों में 2 है। पहला मैंने पकड़ा है। इसके बाद 20 गुणे 10 ये होता है क्या? ठीक है। और इसके बाद क्या बोल रहा है आपको? चौथा 40 गुणे 60 ये भी होता है, 40 गुणे 60 ये सही है, ठीक है। 15 गुणे 30 नहीं होता है। 3 3 जहां दिया उसको काटते रहिए, 2 ऑप्शन कट गए आपके। लेकिन ऐसा तब आप कर पाएंगे जब थोड़ा सा आप पढ़े होंगे। जब थ्योरी बिना खाली रटना मारने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप गलती कर जाओगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। देखिए ऐसे ही काट के ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोऑर्डिनेशन टेस्ट? इनमें से कौन सा कोऑर्डिनेशन टेस्ट होता है? स्क्वाट, ऑब्स्टेकल रेस टेस्ट, डिस्टेंस टेस्ट फॉर 4, 6 एंड 8 सेकेंड। तो ये कहां से होगा कोऑर्डिनेशन? बास स्टिक टेस्ट। बास स्टिक टेस्ट बैलेंस के लिए होता है ना जी। स्क्वाट बाधा 2।
तो ये आपका ये हो जाए कोऑर्डिनेशन। यहाँ ऑब्स्टेकल मिलेगा तब आपको अपनी बॉडी को पता कर बोलना पड़ेगा ना कि भाई यहाँ से हर्डल है, यहाँ पर अपनी बॉडी को उठाओ या पैर को उठाओ, जंप करो, ये है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 40 ब्रीजअप टेस्ट, बताइए। रीड और उसकी हाइपर एक्सटेंशन। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है, ठीक है। स्पाइन ब्रीजअप टेस्ट में होता क्या है बता दे रहा हूं, जिनको नहीं पता है देख लीजिए, सुन लीजिए। ये जैसे वो करते हैं ना चक्रासन, समझ गए? जी जी चक्रासन करते हैं, अब इसी पे स्केल लगाया जाता है। आपसे बोला जाएगा कितना, मतलब पैर और हाथों को आप क्या कर लीजिए, जितना ऊंचा ज्यादा कर। पास कर सकते हैं कर लीजिए, ठीक है। इसी से पता चलता है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल क्या है। हालांकि ये फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होती है और स्पाइन की और हाइपर एक्सटेंशन की बारे में पता लगाते हैं ब्रीजअप टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है विच वन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ अचीव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक आपका सामरिक प्रबंधन है, प्राप्त करने की कौन सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। एक अच्छी, अगर हम बोले कि हमें अच्छा मैनेजमेंट करना है, सबसे की कॉन्सेप्ट इसमें क्या होगा? ये ऑप्शन प्लानिंग सर। मेकिंग फिजिकल स्टडीज प्लान, राजकोषीय राजनीतिक बनाना, राजकोषीय उत्तरदायित्व का पूरा करना, या राजकोषीय संरचना को बजटीय प्रक्रिया में लाना, या निश्चित कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। विशिष्ट क्षमता और प्रतिस्थापना लाभ। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विशिष्ट क्षमता और प्रतिस्पर्धा का लाभ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच कंट्री इज द बर्थ प्लेस ऑफ मॉडर्न स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किस कंट्री को माना जाता है? अमेरिका। इंग्लैंड। इंग्लैंड सर। इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 42 का बी ऑप्शन सही है, इंग्लैंड को। जी जी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का जो है जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड है। हालांकि बहुत सारे चीजों को, नए रूल्स वगैरह जो भी खेलों के हैं वो इंग्लैंड को ही जाता है, ठीक है। द लीडर डेलीगेट्स मच ऑफ हिज हर अथॉरिटी, ठीक है। एक नेता है, द लीडर डेलीगेट्स, ठीक है। नेता अपने अधिकांश अधिकार प्रत्यायोजित करता है लेकिन संपूर्ण उत्तरदायित्व अपने पास रखता है। यह किस श्रेणी का लीडर कहलाएगा? ऑथोरिटेरियन, अधिनायकवादी। देखिए इसमें वो क्या कर रहा है, अधिकांश अधिकार प्रत्यायोजित मतलब सबको देता है कि तुम अपने से काम करो या तुम काम पावर करो, अपने पास। ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि सबको ऑर्डर नहीं दे रहा है, यहाँ पर वो सबको क्या कर रहा है, लीडर कुछ अपने पास दायित्व तो अपने पास रखा हुआ है, लीडरशिप वो कर रहा है, लेकिन सबको बोलता है कि ठीक है आप अपना अपना सब लोग अपने तरीके से काम करिए। तो ये किस प्रकार का लीडरशिप कहलाएगा? तो डेमोक्रेटिक होगा। हम उसमें सबको मिला के चलते हैं, सबको प्रत्योजित करते हैं अधिकार, ठीक है। ये आपका डेमोक्रेटिक में आएगा। और उसने बोला कि खाली संपूर्ण उत्तरदायित्व लीडरशिप वो निभा रहा है, अधिकार उसने अपने पास नहीं रखा हुआ है। अगर अधिकार अपने पास रखता तो ऑथोरिटेरियन हो जाता, समझ गए। और कोई भी उत्तरदायित्व नहीं करता तो लेजी फेरी हो जाता, समझ रहे बात को? जी सर। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट डज समटाइम्स लीडिंग मीन्स। कभी कभी अग्रणी का अर्थ क्या होता है? लीडिंग मतलब क्या होता है? अगर बहुत जगह आपने देखा होगा कि लीड कर रहा है, ग्रुप को लीड कर रहा है, इसको निर्णय लेना। कम्युनिकेशन स्किल्स है, इनोवेशन होता है, टीम वर्क है, या डिसाइडिंग है। लीडिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइडिंग। रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ।
तो लीड करने का मतलब होता है डिसाइड, निर्णय लेना। अगर आपको हमने क्या कर दिया, लीडिंग बना दिया, लीडिंग अथॉरिटी बना दिया आपको, तो आप ग्रुप के लिए क्या लेंगे, निर्णय लेंगे ना। जी जी। ऐसा ये है आपका स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का। देखिए यही सब क्वेश्चन आपको फंसाते हैं। अब बता दिया जाए कि पूरे यूट्यूब पर ये कौन ऐसे क्वेश्चंस आपको बताता है, या जहां भी आप पढ़ते हैं, जहां भी आप वीडियो देखे होंगे। नेक्स्ट है स्वॉट स्टैंड्स। ये स्वॉट क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, किसी को याद है? बी ऑप्शन सही है सर। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, Strength. वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, स्वॉट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। What is the first stage in the strategic management process called? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या आता है, उससे पहला स्टेज क्या होता है? स्ट्रेटजी डायरेक्शन, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। बी सर, बी। बी। ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटजी को जो हम रणनीति बना रहे हैं पहले उसको एनालाइज करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच 3 functions are the broad functions of media and society? न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन और इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। बताइए मीडिया और सोसाइटी में क्या फंक्शन होता है? ब्रॉड फंक्शन मीडिया एंड सोसाइटी। मीडिया का सोसाइटी में ब्रॉड फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन देना, एंटरटेनमेंट करना और एडुकेट करना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस? इनमें से कौन सा ऑप्शन में मैनेजमेंट का प्रॉपर सीक्वेंस अरेंज किया गया है? प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट एंड प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम, बजटिंग, प्लानिंग, प्रोडक्शन। बताइए। नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी सही है। बी सही। प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड बजट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 49 is more directly concerned with the actual operation of inter-school athletic tournament with the stipulation policies। कहने का मतलब है निर्धारित नीतियों के साथ अंतर विद्यालय एथलेटिक टूर्नामेंट के वास्तविक संचालन से कौन अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अगर आप कोई स्कूल एथलेटिक टूर्नामेंट करा रहे हैं, इंटर स्कूल एथलेटिक टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो सबसे अधिक इसमें सबसे नंबर वन है, सबसे सर्वोपरि आप रखेंगे, किसको रखते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, फिजिकल एजुकेशन टीचर या द प्रिंसिपल? और सबसे फिजिकल एजुकेशन किसका होगा? सी सर। नहीं, प्रिंसिपल आयोजन समिति। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास होगी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज। कभी भी प्लानिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस चीज के लिए कार्य करने जा रहे हैं। तो डिटरमिनेशन ऑफ ए ऑप्शन सर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हमारे हिसाब से। ठीक है, अच्छा है, इससे क्वेश्चंस देखिए, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस करिए। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में क्वेश्चंस बहुत कम लोग आपको कराते हैं। नेक्स्ट है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में फंसाएंगे, क्योंकि वो सब तो आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बाकी चीजों को तो आप रट के रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द लेगेसी ऑफ सूर्य नमस्कार इज लेफ्ट बिहाइंड बाय। सूर्य नमस्कार किसके द्वारा छोड़ी गई है? आर्यन, बुद्धिस्ट, मौर्यन। आर्यंस के द्वारा। ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने इसमें सर ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 52। जी 52 सर, ऑल ऑफ दिस। 52 द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर, ऑल ऑफ दीज। तो ये आप ठीक है।
तो 52 का क्या सही है आपका? All of D. these. डी। नेक्स्ट हमारा 53, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज फॉर्म 22 जून 1994। देखिए अब यहाँ फंसाया आपको इसमें बताना चाहिए कि ओलंपिक दिवस कब 23rd मनाया जून। जाता है। Sir, B. B option 23 जून 1894. तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है। तो इससे आप निकाल पाएंगे। देखिए सब ऑप्शन चारों में 1894 लिख रखा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, याद है, जिसमें 25 जनवरी सही था। नेक्स्ट हम बात करेंगे द फर्स्ट सही ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन द B, sir, is baby. B. 766. ऑप्शन C नंबर 776 भी ऋषापुर। नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपॉइंटेड द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन टू इंश्योर प्लान डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन विच ईयर? 1950 है सर। 1952. 52. नहीं 1951 sir. 1951. 1951 कैसे होगा? 52 है सर. Sir, 52 है। मुझे कुछ टाइम लग रहा है। 1950 है सर। सर ये तो 50 में हाँ। 50 में था सर. अच्छा पूरा चीज तो पढ़िए। इंश्योर प्लान डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन विच ईयर? किस सर, ये वर्ष 50 केंद्रीय मंत्रालय ने शारीरिक शिक्षा के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को नियुक्त किया था? अरे ये आपका वो बोल रहा है, 52 ठीक है. ये बना तो नहीं, ये बना था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपॉइंटेड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। ये बनाया तो गया था, लेकिन इसका जो प्लान था कि वो डेवलप किया जाए, ठीक है, क्या चीज? कि बोर्ड कब बने? बोर्ड बनाने की बात नहीं कर रहा है ये। फिजिकल एजुकेशन के लिए। सदस्यों की नियुक्ति। ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल कब बना था? 54 में. तो ये सही आंसर है इसका। इन्होंने अच्छा. सजेशन दिया था बनाने के लिए ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल, वही पूछा जा रहा है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इतना ज्यादा इसने थ्योरी दिया है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। द यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अपॉइंटेड द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इन्होंने ये तो खुद ही बता रहा है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन को बनाया था एंड रिक्रिएशन को बनाया था इंश्योर करने के लिए और इसका प्लान डेवलपमेंट करने के लिए फॉर फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो ये 1954 में, मतलब इसके प्लान को जब वो किया गया, ये बोर्ड तो आपकी 1950 से बन गई थी, लेकिन इसके प्लान को और बढ़ाने के लिए आगे जो काम कराया और इसी की वजह से ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल बना। तो ये आपका बना था 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे द वर्ड रिक्रिएशन इज ब्रॉड एनफ टू इंक्लूड प्ले वाज पॉइंटेड बाय। तो रिक्रिएशन में जो प्ले वर्ड है, ठीक है, वो किसने दिया था? मनोरंजन शब्द इतना व्यापक है कि इसमें खेल को शामिल किया जा सकता है। यह बात किसने कही है? ये डेफिनेशन किसके द्वारा कही गई है? ब्राइटवेल और मेयर. डॉक्टर J.F. फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंट्रल गवर्नमेंट ताराचंद कमेटी फॉर फिजिकल एजुकेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1948। ताराचंद। आगे बढ़ेंगे द टॉर्च सेरेमनी वाज इंट्रोड्यूस्ड द ओलंपिक इन द ईयर? बी 1936। देखिए इसमें रिले आया था। अगर सिर्फ टॉर्च पूछेगा तो 1928 बताना है। किस वर्ष जलाया गया था? टॉर्च सेरेमनी, अच्छा सेरेमनी बोल रहा है, मतलब वही वाला टॉर्च को ये इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। इंट्रोड्यूस पूछेगा तब आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सेरेमनी मतलब की गई थी इसकी, एक दूसरे के द्वारा लाया जा रहा था। जी ठीक है, तो ये सेरेमनी वाला जो था ये आपका 1936 में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द विंटर ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन विच ईयर?
1924. 1924. The terrorist attacked and shooted the player in Olympic Games in which in the year? 1972 1972 ठीक है। नेक्स्ट है ग्लैंड इज अटैच टू द किडनी। किडनी से कौन सा ग्लैंड अटैच होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फैट इज अ टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिव टू मेटाबॉलिक सिग्नलिंग थ्रू हार्मोन्स कॉल्ड। वसा एक ऊतक है जो कि किस नामक हार्मोन के माध्यम से उपापचय संकेतों और उसको अनुक्रियाशील करती है? तो इसका है एडिपोकाइनेस। ठीक है, एडिपोकाइन्स। ये माइक बंद कर लीजिए कल्याणी नाम से जो भी है। नेक्स्ट हमारा है मसल फोर्स डिपेंड्स अपॉन मसल मास, वेट, बॉडी फैट, नन ऑफ दीज। मसल फोर्स सबसे ज्यादा किससे? A sir. ठीक है, हम कोई लग करो। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो हमारा मसल फोर्स है वो किस पर डिपेंड कर सकता था? तो मसल मास। ठीक है, जितना ज्यादा मसल मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। देखिए ये सारे आंसर वेट से भी हो सकता है, बॉडी फैट से भी हो सकता है, लेकिन मसल की मास जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा फोर्स वहां से हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनारोबिक पावर इज अ पीक पावर आउटपुट इन एक्सरसाइजिंग लास्टिंग। देखिए 30 seconds. लास्ट तक 45 सेकंड सर, 40 45 सेकंड सर, 45 45 सेकंड। 30 सेकंड सर, 30 सेकेंड। 30 सेकंड लास्ट सबसे ठीक कम। है, 30 सेकंड के बाद अगर आप फिर से वही काम को जारी रखे हुए हैं तो कौन सी एनर्जी सिस्टम से आएगी? एनर्जी एरोबिक की। एरोबिक। ठीक है, अब आपका एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा बॉडी में। नेक्स्ट है इन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? कि आपके टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इन हाइपोक्सिया लिटिल ऑक्सीजन रीचेस इन ब्रेन, हार्ट, लंग्स और टिश्यू। टिश्यू। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? हाइपोक्सिया का मतलब होता है कि आपके टिश्यू में ऑक्सीजन को कम पहुंचना। इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सॉलिड मटेरियल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट मॉलिक्यूलर कांटेक्ट। क्या कहते हैं उसको? कंडक्शन, कन्वेक्शन, बोथ ए एंड बी, या एवोपरेशन। मतलब एक जैसे कोई गर्म वस्तु है, ठीक है, उसी के संपर्क में दूसरी वस्तु रखी जाए, उसको गर्म नहीं किया जा रहा है, एक वस्तु गर्म किया जा रहा है, लेकिन हीट क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? तापचाप, कंडक्शन हो संवहन, दोनों, या वाष्पीकरण? दोनों। कंडक्शन होगा। दोनों सर। नहीं, कंडक्शन सही आंसर है। ठोस है तो कंडक्शन ही होगा सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ट्रेडमिल्स आर एर्गोमीटर, फ्लोमीटर, स्पायरोमीटर, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर एर्गोमीटर होता है। ट्रेडमिल्स क्या है? ट्रेडमिल जैसे दौड़ने वाला होता है। एर्गोमीटर क्या होता है पता है? कार को मापने वाला साइकिलिंग किया हुआ करते हैं कार। ना, जिम में जाके जो साइकिलिंग नहीं करते हैं, जी जी जी, वो ही एर्गोमीटर है। एर्गोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अ सेरेब्रम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लोब। हमने पढ़ाया हुआ है ना 466 6 सर,
6 6 होगा। जी सर। 4 कौन कौन सा लोब है? फ्रंटल 6 लोब, 4 लोब हैं सर, फ्रंटल, पैराइटल पैराइटल, लोब, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। ऑक्सीपिटल या पैराइटल। और कोई लोब होता है क्या? और कोई लोब है? 4 होगा सर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्या सर 4 हो गया क्या? हाँ, ठीक है नेक्स्ट सर, हमारा ओके द धन्यवाद। टाइप्स ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूड। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कौन कौन से माने जाएंगे? कॉन्सेंट्रिक, स्टैटिक, इसेंट्रिक या ऑल ऑफ दीज? concentric sir. तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्शन टाइप होते हैं, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज सार्टोरियस मसल सिचुएटेड? बॉडी के किस भाग में सार्टोरियस मसल्स देखने को मिलता है? थाई, अपर आर्म, ये होगा नहीं, लोअर आर्म, लोअर लेग। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ किन्सियोलॉजी? बी। एरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टो कहा जाता है। तो ट्रांसवर्स प्लेन, देखिए प्लेन को मैंने बताया था पकड़ने का बहुत अच्छा तरीका। ट्रांसवर्स हमारी बॉडी को दो हिस्सों में बांटेगा, A option sir. टी से टॉप और बॉटम, है ना। तो A sir. लोअर सेक्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। डिवाइड द बॉडी इनटू लेफ्ट और राइट नहीं है, फ्रंट एंड ये नहीं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 73, concentric, ठीक है। इससे पूछ रहा है सफिशिएंट टेंशन एंड लेंथन। तो लेंथन कंसेंट्रिक कैसे होगा? इसेंट्रिक, concentric, Concentric होगा सर. कंसेंट्रिक मतलब हमने बताया था कॉज से कंसेंट्रिक और कॉज से मसल्स की लेंथ को कम होना, बताया तो थे, फिर यहाँ गलती क्यों हो रहा है? इसेंट्रिक है। The specific gravity of human body in the water depends on। पानी में मानव शरीर का विशेष गुरुत्वाकर्षण निर्भर करता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, साइज ऑफ पाउंड या पौंड, ठीक है, तालाब के आकार पे, या हाइट ऑफ द बॉडी, या स्किल ऑफ स्विमिंग। C sir. C. वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, विस्थापित पानी के वजन पर, ठीक है। नेक्स्ट है इंजर्शन ऑफ पेक्टोरालियस मेजर मसल। इंजर्शन मतलब इनका जो शुरुआती स्थल है, कहां से, मतलब पेक्टोरालियस मेजर मसल पहले होता कहां पे है? ये चेस्ट पे होता है। इस मसल्स को और किस नाम से जानते हैं? थ्रोइंग मसल, ठीक है। तो इसका इंजर्शन कहां से होता है? मिडिल इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर ट्यूबरल ऑफ ह्यूमरस, हाईएस्ट ऑफ 3 इंप्रेशन ऑफ ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, टॉप ऑफ द इलियक। इलियक पे कहां होगा? इलियक नहीं होगा, क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ट्यूबरल ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। आपको बताना है, सारे ह्यूमरस से दिया है, चेस्ट मसल्स का जो इंजर्शन पॉइंट है वो कहां से होगा? ये तो नहीं पता सर। ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, क्रेस्ट ऑफ ग्रेटर ह्यूमरस के बृहद ट्यूबरकल क्रस्ट पर, ठीक है, ये है। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा हाई पूछ दिया। नेक्स्ट है, काइफोसिस इज आल्सो नोन एज। हॉलो बैक नहीं होता है, ठीक है, राउंड शोल्डर हॉलो बैक होता है, राउंड शोल्डर अलग है, लेकिन यहाँ पर और कुछ है नहीं। लेकिन ये यहाँ पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा गलत है, राउंड शोल्डर नहीं होगा, राउंड अपर बैक होगा, ठीक है, राउंड अपर बैक, क्योंकि राउंड शोल्डर एक अलग डिफॉर्मिटी है, ठीक है। और बाकी कोई ऑप्शन तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर। लेटरल वाला आपका स्कॉलियोसिस होता है भाई, गलती नहीं करना। तो राउंड अपर बैक यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, अ फोर्स व्हिच अट्रैक्ट्स ऑल बॉडीज टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ
गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। ग्रेविटी जो आपके Gravity, sir. सेंटर की तरफ खींचती है, नीचे की तरफ खींचती है। द जंक्शन ऑफ टू बोन्स इज कॉल्ड आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट काइनेमैटिक। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना, काइनेटिक्स और काइनेमैटिक्स में डिफरेंस क्या होता है। एक होता है कॉज ऑफ फोर्स और एक होता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स के प्रभाव से जो परिवर्तन होगा, ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा काइनेमैटिक्स है, काइनेमैटिक है, C. उदाहरण है। नॉट पूछा है, C. ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या हो जाता है, काइनेमैटिक, और यहां पर फोर्स ऑफ अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फेज इन शॉर्टकट। शॉर्टकट में सबसे जरूरी चीज क्या देखी जाएगी, काउंटर बैलेंसिंग फेज, A. हॉपिंग फेज, थ्रस्टिंग फेज, या ऑल ऑफ द एबव। तीनों। तीनों सही है, D, sir. ठीक है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्या है हमारा, ए पहला, तो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन इंक्लूडिंग या इंड्यूसिंग डेलिब्रेट टेंशन एंड रिलैक्सेशन इन मसल्स। तो क्या रिलैक्सेशन वर्ड आया हुआ है ना, मांसपेशियों में जानबूझकर तनाव और विश्राम देना प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन कहलाता है। तो ए का पहला मिल गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है, क्योंकि इसमें और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। बाकी आप इससे मैच करा के और बाकी बारे में जान सकते हैं। मेडिटेशन क्या होता है, ब्रेथ एंड थॉट रेगुलेशन, ठीक है। बी का दूसरा सही आ रहा है, ब्रीदिंग भी करते हैं और थॉट रेगुलेट भी करते हैं। बायो फीडबैक, मॉनिटरिंग ऑडिटरी एंड विजुअल सिग्नल्स, ये भी सही है। बायो फीडबैक मतलब होता है मॉनिटरिंग ऑडिटरी एंड विजुअल सिग्नल्स को, और सोमेटिक एडजस्टमेंट मॉडिफाइंग बॉडीली प्रोसेस विद द कॉग्निटिव चेंज, ये सही है, पूरा लाइन से सही दिया हुआ है। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इज द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट सम एंड रिजल्ट्स विद मैक्सिमम आउटले ऑफ एनर्जी और ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ऊर्जा के अधिकतम परिव्यय के साथ कुछ अंतिम परिणाम लाने की क्षमता है, या समय और ऊर्जा के साथ लाने की, ठीक है। यहाँ कह रहा था एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट सम एंड रिजल्ट विद मैक्सिमम आउटलेट ऑफ एनर्जी। सबसे ज्यादा आपका एनर्जी कहाँ पे होगा, किस चीज में होगा, मोटर, स्किल्स में, ठीक है। मोटर लर्निंग में कहाँ होगा, दक्षता टाइम, में। और आप टाइम भी ले रहे हो और एनर्जी भी खर्च करते हो, तो कोई भी नया स्किल सीखने में, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेन स्टेजेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का आपको करेक्ट स्टेज बताना है कौन सा होता है। तो इनकोडिंग, रिट्राइवल एंड स्टोरेज, इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो पहले हम क्या करते ये हैं, डी होगा। दिमाग में रखते हैं, जी जी, इसको अपने स्टोरेज में रखते हैं मेमोरी के, और फिर जब हमको जरूरत पड़ती है जहां पर हम उसको रिट्राइव करते हैं, पुनः प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा सही ऑप्शन है, बी। नेक्स्ट हमारा अकॉर्डिंग टू क्रेटी व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एंजाइटी मैनेजमेंट टेक्निक्स। एंजाइटी क्या होता है, चिंता होता है, चिंता। ठीक है। तो इसका टेक्निक क्या है, तो कॉग्निटिव एडजस्टमेंट मेथड्स, विजुअलाइजेशन मेथड एंड बायो फीडबैक। विजुअलाइजेशन मेथड, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग एंड सोमेटिक टेक्निक। सोमेटिक टेक्निक, विजुअलाइजेशन मेथड एंड कॉग्निटिव एडजस्टमेंट मेथड, ये सही है आपका सी ऑप्शन।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें ये सारे टेक्निक यूज करते हैं जब हमको एंग्जाइटी करना पड़ता है, मैनेजमेंट। एक और होता है एंग्जाइटी मैनेजमेंट करने का टेक्निक, पता है? नहीं। कोपिंग स्ट्रेटजी। कोपिंग मतलब कि उस चीज को अपने को कैसे बाहर निकाला जाए उस सिचुएशन से। ठीक है, कोप करना, कोप अप होना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लव, जॉय, एंगर, सैडनेस। ये सारे क्या हैं? इमोशन है, बिहेवियर है? इमोशन इमोशन है। इमोशन है सर। ये इमोशंस है। बिहेवियर क्या होता है? जब आप एक्ट करते हो, एक्ट का मतलब एक्शन करते हो। जैसे कोई चीज आपको गुस्सा आया और आपने क्या कर दिया, कोई चीज उठा के फेंक दिया, तो वो एग्रेशन आपका आपने बिहेव किया, तो बिहेवियर आपका वही है। कौन? जैसे लर्निंग क्या है? बिहेवियर है, इमोशन है? बिहेवियर बिहेवियर है। क्योंकि आप उसमें नया चीज सीख कर वैसा बिहेवियर सीख जाते हो। समझ में आया? ये सारे यहाँ पर आपके इमोशंस के पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सर। तो यहाँ पे लव, लव का मतलब इरिटेशन तो होता नहीं है, सफरिंग, सैडनेस ये होता नहीं, अफेक्शन होता है, हाँ लस्ट होता है, लॉन्गिंग, ये सही है। तो ए का तीसरा होगा। तो ए का तीसरा कहाँ दिया है? ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। जब ऐसे क्वेश्चन मिले तो पहले इसको काट दो जो नहीं है। कट गया। अब आप दूसरे पर जाइए, जॉय। तो चीयरफुल, जॉय मतलब चीयरफुल, तो बी का चौथा। अब बी का चौथा कहाँ का दिया हुआ है? तो सी वाला भी कट गया। अब आपके पास दो बचा। ठीक है, एंगर, एंगर मतलब क्या होता है? इरिटेशन। डिस्गस्ट, उसमें ईर्ष्या की भावना, पीड़ा, ये सब होता है एंगर का। ठीक है, तो सी का पहला किधर दिया हो? ए वाले ऑप्शन में। ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। तो when someone's response to a new stimulus is added in some way by his prior experience in a task or skill, this is called। जब किसी को Positive पूर्व transfer। कौशल सिखाए गए अनुभव के माध्यम से नए स्टिमुलस सिखाई जाती है। आपने पहले सीखा हुआ है और आपको फिर नई कुछ सिखाई जा रही है और उसमें सहायता होती है। तो जब हेल्प करेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव ट्रांसफर। पॉजिटिव होगा। और जब आपका बाधा उत्पन्न करेगा तो क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और जब ना तो सहायता करेगा ना तो बाधा उत्पन्न करेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। समझ गए? द एक्रोनिम ओशियन यूज्ड इन बिग फाइव पर्सनालिटी। देखिए बहुत पूछा था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आजकल आएगा क्वेश्चन यहाँ से। ट्रेड्स व्हेन एक्सपेंडेड करेक्टली रीड एज फॉलो। आपको बताना है कि जो ओशियन को सही डिफाइन कर रहा है इस एक्रोनिम को, उसके बारे में बताना है। डी ओपने हार्ट, ये नहीं हो, ओपनेस होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओपनेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर एडमंड जैक्सन टू हेल्प पेशेंट टू कोप विद सोमेटिक एंजाइटी। बोला था ना, कोप मतलब उभरना। सोमेटिक एंजाइटी से उभरने के लिए डॉक्टर एडमंड जैक्सन ने क्या दिया था? कौन सी टेक्निक के बारे में बताया? अच्छा, डॉक्टर एडमंड जैक्सन ने कल कौन सी थ्योरी हमने बताया था? इन्होंने दिया है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, योगिक, जी। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कैसे? हमारा द इन्वर्टेड यू थ्योरी एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मेंस एंड। एक इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस होती है या इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस थ्योरी होती है या रिलेशनशिप बैठाती है परफॉर्मेंस और किसके बीच में? रिलेशनशिप को बताती है। स्ट्रेस के बीच। एराउजल। ठीक है, कोई सो रहा है क्या कि सर्दी हो गई है? ये सर अलग से पता नहीं कहाँ से किसकी आवाज आ जाती है। सर इनके बंद वीडियो करा भी दीजिए दिखाए। सर। हाँ, ये त्रंबक है करके कोई नाम है, त्रंबक।
नहीं सर, थोड़ा सर्दी हो गया सर। अच्छा कोई बात नहीं, अरे तो तो हो वीडियो गया बंद सर कर दो आप, मतलब। अपना अपना वीडियो तो बंद कर लो। कोई बात वीडियो नहीं, दिख चलिए रहा है आपका, बार बार आगे चेहरा बात कर दिखाई लेते दे हैं। रहा है। कोई बात नहीं। इन विच ईयर एंड बाय whom was the YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन फाउंडेड? देखिए इसी तरह से बीच बीच में एक क्वेश्चन आपको सी। हल्के ओके आएंगे। सर। तो श्री करण सिंह, हैरी क्रोबर्ग, देखिए 1920 में दो दिया। सी सर, अब सी। आप लोग क्या करेंगे कि जल्दबाजी में हम 1920 देखते हैं, फट से लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, जी सर। और जब क्वेश्चन लगाते हैं देखते हैं अरे सर यही तो गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया। तो यही ध्यान देना है, पूरा ऑप्शन पढ़े, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। जब इजी क्वेश्चन होता है तो उसमें तो खासकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीटीसीटी में इसी चक्कर में बहुत लोग रह गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलएनआईपी ग्वालियर, एसबीपीएम, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, तो सबसे आसान कौन सा है? एसबीपीएम 1914 में, तो दूसरे का डी। तो दूसरे का डी देख लीजिए कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, बाकी काट दीजिए। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, डी हो जाएगा सर। ये मान लीजिए आपने पहले को ले लिया ग्वालियर, तो ये आपका क्या हो गया, ग्वालियर आपका 1957। पहले का सी कहाँ दिया हुआ है, दोनों में दिया हुआ है पहले का सी, तो इसको छोड़ दीजिए आप। अब आपका आ जाएगा इंदिरा गांधी 1987 में हुआ था, तो ये आपका कौन सा हो गया, चौथे का बी खोज लीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काटे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर एक सही मिल जा रहा तो अच्छी बात है। इन विच ईयर फर्स्ट एंड सेकेंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वर फॉर्मुलेटेड इन इंडिया? देखिए एनईपी के कुछ क्वेश्चंस भी लाया हूं मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, क्योंकि एनईपी आएगा सिलेबस से एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस भी मैंने लाया हुआ है, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा तो इसका। ऑप्शन नंबर ए 1968 और 1986 में, इन दोनों को चेंज कर देंगे तो भी आपको याद रहेगा। पहला आया था 1968 में, दूसरा 1986 में। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। When was resolution on the national sports policy was formulated and led in both houses of parliament and the objective of raising the standard of sports in India? तो सबसे पहले जो नेशनल एजुकेशन या नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑन स्पोर्ट्स पर कब आया था, और 1984। पार्लियामेंट में भी इसको बहुत रखा गया था, इस प्रस्ताव को स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए 1984। 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन विच ईयर फर्स्ट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम वर लॉन्च्ड? 1931। नहीं 1923 सर। 23। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन विच डेट द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस? देखिए 1995 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी कैसे बताएंगे? 17 अगस्त 17 अगस्त 1995। 1995, ये बताना है आपको। 17 अगस्त ऑप्शन नंबर 1995। बी इसका करेक्ट है, 17 अगस्त 1995 को। ठीक है, इन द ईयर 1956 हु प्रिपेयर्ड अ नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन इन इंडिया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इन्होंने किसने स्टार्ट किया, किसने प्लान किया था? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वाईएमसीए कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर, या द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन? डी सर। सी। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार ऑप्शन बोर्ड नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1950 में हुई थी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आर एम टू बी डिवाइस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? एनईपी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य कितने राष्ट्रीय परिचर्या के रूपरेखा तैयार करना है? ठीक है, हाउ मेनी नेशनल करिकुलम framework are aim to be devised in the national education policy 2020? 5। 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे
Which autonomous organization was set up in 1961 by the government of India to assist and advise to the central and state governments on policies, programs for qualitative improvement in school education? किसने 1961 में ऑटोनोमस बॉडी बनी थी और स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज को अपनाया था? एनसीईआरटी थी। एनसीईआरटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो ये तो नहीं था, B, sir. ये भी नहीं था, अब कौन सा जाएगा? जो सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी गुड, एनसीईआरटी था। सीआरटी। ठीक है, इन्होंने ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज को एक जैसा जोड़ के बनाया और सबके लिए एक जैसा रूल को फॉलो कराया। According to the National Education Policy 2020, the old previous 10+2 स्ट्रक्चर को हटाकर नया स्ट्रक्चर कौन सा लाया गया है? ये है बी है। 5 3 3 4। ऑप्शन नंबर बी सही है। 5 5 + 3 + 3 +